हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यूनिट कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज और कल हमने इसमें बैंकिंग सर्विस को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सर्विस दैट वी कॉल इंश्योरेंस। सर, इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, एक जो इंश्योरेंस ले रहा है और एक जो इंश्योरेंस दे रहा है। जो इंश्योरेंस देती है पार्टी उसको इंश्योरर बोल देते हैं या इंश्योरेंस कंपनी बोल देते हैं, और जो इंश्योरेंस लेता है हम उसको बोल देते हैं इंश्योर्ड। क्या बोल देते हैं? इंश्योर्ड। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कराई है वो एक प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को हर साल। प्रीमियम क्या होता है? एक लमसम अमाउंट होता है। जब इंश्योरेंस कराते हो तो आपको एक प्रीमियम पे करना होता है हर साल, और उसके बदले में वो कंपनी आपको एश्योर करती है कि आपका जो भी रिस्क है वो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने फायर इंश्योरेंस ले लिया, तो कल को अगर मेरी कंपनी के अंदर डैमेज हो जाता है ड्यू टू फायर तो मेरे को वो कंपनी उसका कंपनसेशन दे देगी। मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो कंपनी उसको लाइफ इंश्योरेंस कवर, जो भी उसने कितना इंश्योरेंस कराया है, वो उसको पेमेंट कर देगी। तो दैट इज माय डियर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड कौन है? जिसने इंश्योरेंस लिया है। और इसके लिए जो वो लमसम पेमेंट देता है उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं इंश्योरेंस। सबसे पहले इंश्योरर मैंने आपको बता ही दिया, वो एजेंसी जो आपको इंश्योरेंस करती है, आपका जो उसके साथ आपका एग्रीमेंट होता है इंश्योर्ड का, उसे क्या बोलते हैं? इंश्योरर। जैसे कि रिलायंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया, एलआईसी से इंश्योरेंस कराया, तो एलआईसी क्या है? इंश्योरर। इंश्योर्ड होता है वो पर्सन जिसने अपनी प्रॉपर्टी, अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराया, उसको क्या बोल देते हैं हम? इंश्योर्ड। मान लो मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया तो मैं क्या हूं? इंश्योर्ड। प्रीमियम क्या होता है? द कंसिडरेशन इन रिटर्न ऑफ विच द इंश्योरर अंडरटेक्स टू मेक गुड फॉर द लॉस और गिव अ सर्टेन अमाउंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज नोन एज प्रीमियम। अब आपको उसको एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा इस इंश्योरेंस के बदले कि आपका अगर कोई भी नुकसान होता है तो वो कंपनी आपको पे कंपनसेशन देगी। तो उसके लिए जो आप पेमेंट करते हो उसे क्या बोल देते हैं? प्रीमियम। फिर पॉलिसी क्या होता है? आज हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी में एक पॉलिसी देती है। पॉलिसी क्या होता है? सम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10 15 20 पेज के डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके अंदर पूरी आपकी राइटिंग में लिखा होता है क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, कि आपने कौन सी पॉलिसी ली है, कितने साल के लिए ली है, इसमें कितना आपका प्रीमियम होगा, क्या आपको एडवांटेज मिलेंगी, वो सब चीजें उसमें लिखी होती हैं। जैसे हमको हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले में पूरी पॉलिसी दे जाती है। उस पॉलिसी में क्लियर लिखा होता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कौन कौन सी डिसीज को कवर करेगा, किस डिसीज को कवर नहीं करेगा। अच्छा, कौन सी चीजों का कंपनसेशन आप 1 साल के बाद ले सकते हो, किनका कंपनसेशन आपको 2 साल के बाद मिलेगा। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो पूरी उस पॉलिसी के अंदर लिखी होती है। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर होता है पर्सन, प्रॉपर्टी जिसकी अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस कराया है। इंश्योरेंस किसके लिए कराया? मान लो मैंने अपना इंश्योरेंस कराया तो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट मैटर। मैंने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस कराया कि मेरी फैक्ट्री में कभी आग लग जाए तो कंपनसेशन मिले, तो फैक्ट्री क्या है? सब्जेक्ट मैटर। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट मैटर में कौन आता है? प्रॉपर्टी आती है या वो पर्सन आता है जिसके अगेंस्ट आप इंश्योरेंस कराते हैं, जिसके लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। क्लियर उत्तर? अब आगे चलते हैं, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है सर, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। सर, जब आपने एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो आपने अपने लॉस को, अपने रिस्क को कहां ट्रांसफर कर दिया? टू द इंश्योरेंस कंपनी। भाई आपका इंश्योरेंस खत्म, अब होता क्या? आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेते हो, अब आपका रिस्क कहां चला गया? कल गाड़ी लग जाती है, ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, आपने जाके वहां पर कंपनी में खड़ी कर देनी है और 500 1000 रुपए सिर्फ हमें देने पड़ते हैं एक टाइम, और बाकी सारा क्लेम कौन दे रहा है हमें? इंश्योरेंस कंपनी। तो आपने जैसे इंश्योरेंस लिया आपका रिस्क खत्म हो गया। कल को अगर कुछ ऐसा हो जाता है, देखो ये बात हो रही है मटेरियलिस्टिक चीजों की, हाँ किसी की जान माल को कुछ होता है तो वो तो ऐसा लॉस है जिसका कंपनसेशन नहीं हो सकता, लेकिन अदरवाइज मेरी प्रॉपर्टी, मेरी गाड़ी,
इसका मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उस केस में मेरा रिस्क खत्म हो गया। सेकंड, प्रोटेक्शन। डेफिनेटली सर, insurance provide a sense of security to the insured person. They need not worry about the possible losses or damages. वही बात आ गई ना सर, आपको प्रोटेक्शन मिल गई, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी कहीं लग जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आपको पता है आपको कंपनसेशन मिल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देन डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब इसमें क्या हुआ सर, मैनी रिस्क आर अनअवॉइडेबल, इंश्योरेंस हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस from such risk as widely as possible. The burden of loss is shouldered by all the insured person instead of falling on a few. अब देखो ना, हर बंदे को रिस्क है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन कंपनसेशन तो कोई कोई ले रहा है ना, देखा जाए तो सब तो नहीं ले रहे। अब मान लो LIC कंपनी के पास 10 लाख लोगों ने इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, तो वो 10 लाख लोगों का इंश्योरेंस रिस्क क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब किसी एक के ऊपर रिस्क तो नहीं पड़ रहा ना, अगर कल को लॉस होता है तो कंपनी कहां से वो कंपनसेशन देती है, उन 10 के 10 लाख लोगों का जो प्रीमियम आ रहा है उसी में से तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है आपको, और कमा भी रही है, क्योंकि सबको तो लॉस होता नहीं है ना। 10 लाख लोगों ने बीमा कराया हुआ है, कंपनसेशन कितने लोग लेते हैं, 1000 1500, बाकी सब तो ठीक ही रहते हैं, तो 1500 को जो नुकसान होता है कंपनी पे कर देती है। लेकिन वो बेसिकली जो रिस्क है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग दोस 10 lakhs लाइक दैट। समझ आई मेरी बात? तो इसमें क्या हुआ, वो रिस्क अब एक पर्सन का नहीं रहा, इंश्योरेंस कंपनी ने जितने लोगों ने रिस्क लिया हुआ था सबका रिस्क आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर है बच्चे? फिर आता है एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट आल्सो इन्वेस्टमेंट फॉर ओल्ड एज। आजकल ना बड़ी अच्छी अच्छी LIC पॉलिसीज आ गई हैं, जिनमें आप अगर अपनी बीमा कराते हो, आफ्टर सम टाइम आपको बड़ा अच्छा एक अमाउंट भी मिल जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और इंश्योरेंस भी हो रही है। ऐसे मैंने अपनी बिटिया का प्लान लिया था, मेरे को याद है, जब बाय बर्थ थी मैंने उसका प्लान ले लिया। अब जैसे ही वो 25 ईयर की होगी ना, तो उसको बड़ा अच्छा एक अमाउंट मिलना है। अब उसमें क्या था, रिस्क कवर भी था, लाइफ इंश्योरेंस भी चलता रहा, और साथ साथ पैसा वो सेफ भी होता रहा। अब जैसे ही वो 25 ईयर्स की होगी, तो 30-35 लाख उसको मिल जाना है। समझ आ रही मेरी बात? तो सेविंग भी हो गई, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, प्लस वो रिस्क कवर भी हो गया। लेकिन उस पॉलिसी के अंदर ये भी था कि अगर पेरेंट्स को कभी कुछ हो जाता है तो बच्चे को पूरा अमाउंट मिलेगा, एज इट इज उतना ही मिलेगा एट द एज ऑफ 25, और कोई प्रीमियम देना भी नहीं पड़ेगा, प्रीमियम भी उस दिन से बंद। मतलब पॉलिसी कितनी अच्छी अच्छी आती है कि सपोज करो मैंने पॉलिसी ली 20 साल के लिए, उस पॉलिसी में क्या था कि मान लीजिए पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, 5 साल पेरेंट्स ने बीमा इंश्योरेंस कराया, पेरेंट्स को कुछ हो गया, डेथ होगी मान लीजिए, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम उसके बाद नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे को आफ्टर 25 ईयर्स फुल अमाउंट मिलेगा। तो कितनी बढ़िया पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट भी है और प्रोटेक्शन भी है। बात समझ आ रही है? तो इंश्योरेंस हमें ये भी करता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है थ्रू द प्रीमियम। अब उस पैसे को वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली दैट लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। तो इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा अपने पास तो रखती है, उस पैसे को क्या करती है, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देती हैं, और डेफिनेटली जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होंगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो इनडायरेक्टली दे आल्सो हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। देन ग्रोथ ऑफ ट्रेड। अब डेफिनेटली सर इंश्योरेंस कंपनी के आने से ग्रोथ ऑफ ट्रेड कितनी आसान हो गई। अब बिजनेसमैन का रिस्क खत्म हो गया, बिजनेसमैन आराम से काम कर रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है। फैक्ट्री के अंदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, टेंशन फ्री। उसे पता अगर कभी कोई नुकसान हुआ भी तो कंपनी कंपनसेशन करेगी, तो वो अच्छा खुल के काम कर रहा है, उसका सारा रिस्क खत्म हो गया। तो डेफिनेटली ये चीज उसे और ग्रो करने में हेल्प करती है, अब और आसानी से ग्रो कर पा रहा है। देन सोशल बेनिफिट। सो डेफिनेटली सर, अब society as a whole is benefited also by the insurance. Insurance provides security against insurable losses. People get old age, accident, whole life, child marriage, and other type of policies to secure their future and that of their dependent. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, सोशल बेनिफिट भी है भाई, इतने अच्छे अच्छे प्लान आ गए हैं, आपने इंश्योरेंस कंपनी कराई, इंश्योरेंस कराई, पेंशन प्लान आ रहे हैं, अभी आप इंश्योरेंस कराओ, कुछ समय तक आफ्टर सम टाइम आपको क्या मिलेगा, उसके बेस पे पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी बुजुर्गों का अपना फ्यूचर सिक्योर।
बच्चों की मैरिज के लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हो, जैसे मैंने अपनी बिटिया वाला एग्जांपल दिया, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एट द एज ऑफ 25 मान लो शादी करनी है, उसे पढ़ने के लिए अच्छी जगह भेजना है, तो आई विल गेट अ गुड अमाउंट एंड आई विल स्पेंड दैट। तो ऐसी ऐसी अच्छी पॉलिसीज आ रही हैं जो वाकई सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है बच्चों की मैरिज के लिए, पढ़ाई के लिए, सो मेनी पॉलिसीज आर हियर। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस से सोसाइटी को भी बहुत बेनिफिट मिला है। अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो ये थे इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। अब आता है सर इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कराने में मजा भी आता है और हमेशा इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा भी मिलेगा। क्या है ये सर? ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। सर ये हमारे पास 7 प्रिंसिपल है और एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इंडेमिनिटी, सबरोगेशन, मिटिगेशन ऑफ लॉसेस, कंट्रीब्यूशन, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सर ये प्रिंसिपल कहता है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो फेथ के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? फेथ। जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को अपने से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अगर आपने उनसे कोई बात छुपाई, उनको नहीं बताई, तो कल को आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिकल इंश्योरेंस लेता हूं और मैं हार्ट पेशेंट हूं, मैंने उनको डिस्क्लोज नहीं किया, तो कल को अगर मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है और मैं उनके पास जाता हूं भी मेरे को सर्जरी करानी है, मेरे को पेमेंट दो, और वो मेरी हिस्ट्री चेक करते हैं, पता लगता है कि ये पर्सन तो पिछले 10 सालों से हार्ट पेशेंट है, तो सर वो मेरे को क्लेम नहीं देंगे कि आपने हमारे से छुपाया, आपने हमारे से कुछ सीक्रेट रखा, पूरा अपनी बात डिस्क्लोज नहीं की, तो इन दैट केस मेरे को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। गेटिंग? इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या कहता है ये? द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर। अगर एक दूसरे से कोई बात छुपाई तो सर आपको बाद में कंपनसेशन लेने में दिक्कत आएगी, वो आपको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जब भी आप इंश्योरेंस लेंगे आपको सारी बातें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी पड़ेंगी। इज इट क्लियर? अगर आपने कोई चीज छुपाई तो वो आपको कंपनसेशन नहीं देंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मैं एक अपनी फैक्ट्री के अंदर फायर इंश्योरेंस कराया और मेरी एक फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल बनता है जिसे बड़ी जल्दी आग लग सकती है। मे भी क्रैकर बनाने का सामान बन रहा है मेरी फैक्ट्री के अंदर, मैंने ये बात उनको डिस्क्लोज नहीं की। अब मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैं जब इंश्योरेंस लेने गया और उनको ये बात पता लगी कि ये तो वो मटेरियल बना रहे हैं जिससे आग बड़ी जल्दी लगती है, तो वो मेरे को क्लेम नहीं देंगे। गेटिंग? हाँ, मैं पहले डिस्क्लोज करूंगा, ऐसा नहीं मेरे को फायर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, मिलेगा, सिर्फ उसमें क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है ना, तो प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। दैट इज द पॉइंट। अदरवाइज ऐसा नहीं कि फायर इंश्योरेंस वाले क्रैकर वालों का इंश्योरेंस नहीं करते हैं, सबका इंश्योरेंस करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन उसमें क्या होता है, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है तो उसका प्रीमियम ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपने प्रीमियम कम दिया और आप कह रहे हो रिस्क मैं आपको दूं, उस आइटम के लिए कवर करूं, तो वो कवर नहीं करेंगे, आपको आपका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो वही हमने एग्जांपल लिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस वाला, हार्ट पेशेंट वाला। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो इंश्योर्ड है he must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy। कि जब मैं इंश्योरेंस लेता हूं तो जिसके लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, मेरा उसके में इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब मेरा उस पर हक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए मैं अपनी बिटिया के लिए इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस लेता हूं, मेरा इंटरेस्ट है, मैंने अपने घर के लिए इंश्योरेंस करा लिया, मेरा इंटरेस्ट है, मैंने अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करा लिया, मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि सब चीजें ये मुझसे बिलोंग करती हैं। लेकिन क्या मैं तन्मय के लिए इंश्योरेंस ले सकता हूं? मेरा इसका कोई ब्लड रिलेशन
नहीं है। कैन आई? तो मैं नहीं ले सकता, मैं सिर्फ उसके लिए इंश्योरेंस ले सकता हूं जिसका मेरे साथ कहीं कोई रिलेशन है, कोई इंटरेस्ट है। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे घर का इंश्योरेंस ले सकता हूं विदित? विदित की प्रॉपर्टी का मालिक मैं थोड़ा हूं, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कैसे ले सकता हूं? आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, कि मैं उसी आइटम के लिए इंश्योरेंस ले सकता हूं, उस सब्जेक्ट मैटर के लिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए गैम्बल एंड फ्रॉड एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिट। अगर किस बंदा किसी थर्ड पर्सन के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, ये उसका कोई जानना भी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, इसका मतलब वो कहीं कोई गैम्बल कर रहा है, कहीं कोई फ्रॉड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो अलाउ नहीं करेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैं अपनी बिटिया का इंश्योरेंस ले सकता हूं, किसी अपने फ्रेंड की बिटिया का नहीं ले सकता। आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट? In case of life insurance, the insurable interest comes with the relation of the insured. अब इसमें डेफिनेटली आपका रिलेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई पॉलिसी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस फॉर हिज स्पाउस, चिल्ड्रन, बट ही कैनॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ए स्ट्रेंजर। इवन फ्रेंड के लिए भी नहीं ले सकते, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। अब इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, ये तो हमने लाइफ इंश्योरेंस की बात की। In case of fire insurance, the insured must suffer a financial loss if the subject matter is damaged to prove the interest, or he must be the owner of the subject matter. मान लो मैंने फायर इंश्योरेंस लिया है और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। अब दो चीजें हैं, अगर मेरे को क्लेम लेना है, नंबर वन, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, क्या मेरा उसमें इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी में से बिलोंग करती है और मैंने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, आई कैन टेक द क्लेम। या मैं वहां पे किराए पे रह रहा हूं, मैंने फैक्ट्री किराए पे ली हुई है, लेकिन जो सारा सामान अंदर लगा हुआ है वो तो मेरा है, देन आई कैन क्लेम। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कि आपका वहां पे इंटरेस्ट होना जरूरी है। मे बी यू आर ऑनर और मे बी यू हैव टेकन दैट प्रॉपर्टी ऑन रेंट, यू कैन क्लेम। मतलब आपका लेकिन उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है, ऑनर होना कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऑनर होंगे तभी आप क्लेम ले सकते हो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैंने फैक्ट्री किराए पे ली हुई है, 5 साल के लीज पे ले ली, तब तो एक तरह से मैं जो सामान पड़ा, जो वहां लगा हुआ है, मुझसे बिलोंग करता है ना, और मैंने इंश्योरेंस भी करा रखे है, तो आई कैन क्लेम दैट। क्लियर पुत्र जी? बात समझ आई? एग्जाम्पल लेते हैं। अ ट्रस्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब एक ट्रस्टी है, कोई प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, वो इंश्योरेंस ले सकता है। भाई ट्रस्ट क्या होता है? सब लोगों से बिलोंग करती है, तो एक ट्रस्टी, तो उसका इंटरेस्ट है, उसका सबने मिलकर इंटरेस्ट बनाई है, वो इंश्योरेंस ले सकता है अपनी ट्रस्ट की। होती है ना ट्रस्ट बेटा, एनजीओ वगैरह होते हैं, ट्रस्ट होती है, तो वो ले सकते हैं। Similarly, a person who had advanced money on security of a factory can take fire insurance policy of that factory, though he is not the owner of the factory, because he has financial interest in the factory premises. वही बात आ गई, मैंने फैक्ट्री लीज पे ली हुई है, किराए पे ली हुई है, ठीक है, मैं ऑनर नहीं हूं, लेकिन मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो है, सारा पैसा मेरा उस पर लगा हुआ है, तो मैं अपना क्लेम ले सकता हूं। क्लियर पुत्र जी? मैं इंश्योरेंस ले सकता हूं। डन है? फिर आता है तीसरा प्रिंसिपल, मालिक आप होने चाहिए। अगर आप सेकंड कार्ड आपसे बिलोंग करती है तो यस यू कैन। अब लेकिन इसमें यहां पे ना एक चीज और आती है, सुन ध्यान से समझाता हूं तेरे को। मान ले गाड़ी थी मेरी, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कराया गाड़ी का, सेल कर दी तेरे को, अब कल को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं क्लेम नहीं कर सकता। अब उसको क्लेम मैं नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस, अब मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने तेरे को सेल कर दी। अंडरस्टैंड? और आप क्लेम इसलिए नहीं कर सकते, आपने इंश्योरेंस कराया नहीं था, तो यहां पे दिक्कत आएगी। गेटिंग? हाँ, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बाद जब आपने दोबारा इंश्योरेंस कराया, देन यू कैन क्लेम। देखो ऐसा होता है ना, हमें इंश्योरेंस ट्रांसफर करना पड़ता है। एक इसमें लॉ होता है कि मैंने इंश्योरेंस कराया था पर मैंने गाड़ी इसको सेल कर दी, अब ये इंश्योरेंस इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, देन ही कैन क्लेम। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया, देखो दोनों चीजें आ गई ना। आप देखो, गाड़ी का इंश्योरेंस मैंने कराया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, लेकिन आज मैं उसका मालिक ही नहीं हूं, मैं कैसे क्लेम करूंगा? और इसने इंश्योरेंस किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है, तो चेक किसके नाम पे कंपनी बनाएगी? मेरे नाम पे। इसे कैसे पैसा मिलेगा?
कंपनी जब भी क्लेम देती है उसी पर्सन के नाम पे देती है ना क्लेम, जिसके नाम पे आपने पॉलिसी ली होती है। तो यहाँ पे होता है तरीका ये होता है कि अगर आपने गाड़ी सेल की, आपकी इंश्योरेंस कराई हुई है, 5-6 महीने पड़े हैं, आप उस इंश्योरेंस को ट्रांसफर करते हो, एक एफिडेविट लगता है, कंपनी के पास नॉलेज में जाता है, नाउ कार हैज बीन सॉल्ड, अब इसका मालिक ये है, अब ये इंश्योरेंस इसको ट्रांसफर कर दी जाए, देन ही कैन क्लेम। अंडरस्टैंड, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये जब सामने आती है तब हमें पता लगता है हाउ टू डू दैट। क्लियर, वेल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने, इन्हें 2 बातें और नहीं पता लग गई। नहीं, वो यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं आएगा, उस कार वाले केस में नहीं ब्लड वाला काम है, ये लाइफ इंश्योरेंस में मेनली ब्लड रिलेशन देख रहे होते हैं। कार वाले में तो मेनली ऑनरशिप देखनी है, आपका इंटरेस्ट देखना है। अगर आपने वो गाड़ी सेल कर दी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्लियर, ओके। अब आता है सर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। अब ये कहता है इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कहते हैं इंश्योरेंस प्रॉफिट लेने का काम नहीं है, ये तो सिंपल आपको बचाने के लिए है, जितना आपका रिस्क नुकसान होगा उतना आपको कंपनसेशन मिलेगा। The purpose of insurance is to bring back the insured in the same financial position as he was before the loss। मतलब मेन मकसद क्या है, जितना उसका लॉस हुआ है हम उसे उतना कंपनसेशन दे दें। समझाता हूं, एग्जांपल से समझ आएगा। मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस कराया 5 लाख रुपए का। कितने का कराया? 5 लाख का। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, नुकसान हुआ 2 लाख रुपए का। तो कंपनी 2 लाख ही पे करेगी, 5 नहीं पे करेगी। उन्हें मेरे को सिर्फ उतना ही कंपनसेशन देना है जितना मेरा लॉस हुआ है। ये प्रॉफिट का सौदा नहीं है कि 2 लाख का नुकसान हुआ चल 5 लाख दे दे मेरे को। सर कंपनी 5 ही लाख देगी, जितना आपने इंश्योरेंस कराया होता है मैक्सिमम उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि उसका प्रीमियम बढ़ जाता है ना। अगर मैं 10 लाख का इंश्योरेंस कराऊंगा प्रीमियम 10 लाख के अकॉर्डिंग होगा, 5 लाख का इंश्योरेंस कराऊंगा तो प्रीमियम 5 लाख के अकॉर्डिंग होगा। गेटिंग, मैक्सिमम कंपनी 5 लाख ही दे सकती है, लेकिन लॉस अगर उससे कम है तो कंपनी कम ही देगी। यानी इसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे ये नहीं लगता। बंदे की डेथ हो गई, समझ आ रही है, अब 10 लाख का बीमा था 10 ही मिलेंगे, 20 लाख का बीमा था तो 20 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि एक पर्सन की वैल्यू तो आप जज ही नहीं कर सकते कितना लॉस हुआ। ये तो उसने अपनी वैल्यू खुद ही जज की। ये जितने का इंश्योरेंस कराया, मान लो मैंने 25 लाख का इंश्योरेंस कराया अपना, तो मेरी जब डेथ होगी मान लीजिए हो जाती है 25 लाख ही मिलेंगे, ना ज्यादा ना कम। तो यानी ये प्रिंसिपल वहां नहीं लगता। ठीक, ये प्रिंसिपल कहां लगता है? फायर इंश्योरेंस वगैरह में, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह में, तो वहां पे आपको उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना आपका लॉस हुआ है। क्लियर बेटे, बात समझ आ गई? जैसे यहां मैंने 2 लाख वाला एग्जांपल लिए कि 2 लाख का इंश्योरेंस कराया था, लॉस हुआ 1 लाख का, तो भैया 1 लाख ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस का मेन पर्पस क्या है? आपको दोबारा उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे लाके खड़ा कर देना जहां पर आप पहले थे। जो नॉमिनीज होगा, जिनके नाम उसने नॉमिनी किया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा विदित ने कि डेथ होगी पर्सन की, उसने इंश्योरेंस कराया हुआ 25 लाख का, 20 लाख का, मिलेगा किसको? जो उसने नॉमिनी बनाया है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना हम, लाइफ इंश्योरेंस स्पेशली, उसमें लिखा जाता है कि किसको मिलेंगे पैसे, नॉमिनी कौन है, वाइफ है, बच्चे हैं, कौन है, तो वहां पे लिखा होता है, उसी को मिलता है। क्लियर, उसके अलावा कोई और क्लेम भी नहीं कर सकता। उसमें एक और क्लास भी होती है कि मान लीजिए उस पर्सन की भी डेथ हो जाती है, फिर नेक्स्ट कौन है, 2 नॉमिनीज वहां पे लिखे जाते हैं। क्लियर, गॉट इट? अब आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये बड़ा मजेदार प्रिंसिपल है। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। कहता है देखो ये उसी के साथ थोड़ा कोलैबोरेट करके बनाया गया। कहता है मान लो एक पर्सन ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी एक से ज्यादा ले रखी है, एक रिलायंस कंपनी की ले ली इंश्योरेंस, एक बजाज से ले ली। अब जब उसका लॉस होगा तो दोनों कंपनीज मिल के कंपनसेट करेंगी प्रपोर्शनेटली। ये नहीं है मेरा लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, चल भाई रिलायंस कंपनी तू भी 1 लाख दे, बजाज फाइनेंस तू भी 1 लाख दे। समझ आ रही है? जितने का आपने उनके पास इंश्योरेंस कराया है प्रपोर्शनेटली, भी आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो पे करेंगे। यानी दोनों कंट्रीब्यूट करके तुम्हारा लॉस क्लियर करेंगे। ये नहीं है कि मैंने अलग अलग पॉलिसी ली हुई है तो
मेरे को दोनों से अलग अलग 1-1 लाख मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक पर्सन ने अपने हाउस को इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस। कंपनी ए के पास 1 लाख रुपए का और कंपनी बी के पास 50,000 रुपए का। दो इंश्योरेंस पॉलिसी ली, एक 1 लाख की और एक 50,000 की। उसका अब नुकसान हो गया 75,000 रुपए का। कितना हो गया? 75,000 रुपए का। तो अब ए को पे करना है 50,000 और बी को पे करना है 25,000। अब ये कैसे कैलकुलेट किया? इसका फॉर्मूला है, ये देखो सर, दिस इज द फॉर्मूला, सम एश्योर्ड विद ए पर्टिकुलर इंश्योरेंस इनटू एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय टोटल सम इंश्योर्ड। नहीं समझ आया? अभी करके बताता हूं। सर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना पड़ेगा। समटाइम टीचर इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, अगर टीचर का मन हो तो। सर पहली बात, आपने उसके पास कितना इंश्योरेंस कराया? जैसे एक कंपनी के पास हमने कितना इंश्योरेंस कराया? 1 लाख। टोटल आपका सम कितना इंश्योर्ड है दोनों कंपनी के पास मिलके? 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख। अब लॉस कितना हुआ है? 75,000। तो कैलकुलेट होकर कितना बनेगा? 50,000। इसी तरह इसके बाद कितना बीमा कराया था? 50,000 का। टोटल तो 1.5 लाख ही आना है और लॉस भी वही आ गया। कितना बना? 25,000। यू अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला होता है सम एश्योर्ड। हम एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं। चलो, आपने ए कंपनी के पास 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, बी कंपनी के पास 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया। ठीक है जी। नुकसान आपका सपोज हो गया, सपोज करते हैं 2.5 लाख रुपए का। कितना नुकसान हो गया? 2.5 लाख रुपए का। अब ये कैसे पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ए कंपनी की बात करते हैं। कितना इंश्योरेंस कराया आपने? 2 लाख डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया अब आपका? 5 लाख। और नुकसान कितना हुआ है? 2.5 लाख का। तो ये 2, तो ये पे करेगा भैया 1 लाख। गेटिंग? अब दूसरी कंपनी के पास कितना कराया आपने? सम एश्योर्ड कितना कराया? 3 लाख। और दोनों का मिलके कितना है? 5 लाख। नुकसान कितना हुआ है? 2,50,000 का। तो ये मेरे बच्चे यहां पे आ गया 1.5 लाख। तो ये कितना पे करेगा? 1.5 लाख। अंडरस्टैंड? 2.5 में से 1 ये देगा, 1.5 लाख ये देगा। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट। इसे बोल, हाँ वैसे वैसे माइनस करके निकल जाएगा। नहीं, आपको पेपर में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको दोनों ही करके दिखाने चाहिए। फॉर्मूला तो यही ना, फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे ना। अदरवाइज वैसे तो अंडरस्टूड है कि 2.5 में से 1 ये देगा तो 1.5 वही देगा, पर अदरवाइज फॉर्मूला से करके दिखाना चाहिए, टीचर नंबर ना काटे आपके। क्लियर है? तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। समझ आ गया अच्छे से? पक्की बात है? क्लियर? अब आगे चलते हैं सर। एंड माइंड वन थिंग, ये प्रिंसिपल भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे नहीं लगता। लाइफ इंश्योरेंस पे आपको पूरा ही क्लेम मिलेगा। अगर आपने 2 जगह इंश्योरेंस कराया है वो दोनों पैसे देंगे। आप ध्यान समझ लीजिए। पहला वाला प्रिंसिपल कौन सा? एक और प्रिंसिपल नहीं लग रहा था लाइफ इंश्योरेंस पे, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। वो भी नहीं लगता, पूरा ही पैसा मिलेगा। और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन भी पूरा ही पैसा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस पे ये दोनों नहीं लगते। क्लियर? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है बंदे की डेथ ही हो गई, अब क्या उसको कंपनसेशन कैलकुलेट करोगे? वो तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा। क्लियर है सर? अब आता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन कहता है आफ्टर पेइंग कंपनसेशन द इंश्योरेंस स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। ये क्या बात हुई? कहता है भाई जब आपका इंश्योरेंस का पैसा कंपनी ने आपको दे दिया कंपनसेशन, अब आपका सामान कंपनी का है। नहीं समझ आई? भाई मेरी गाड़ी हो गई डैमेज, एक्सीडेंट हो गया बड़ा खतरनाक, कंपनी ने कहा ये पकड़ो 5 लाख रुपए, तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू जो भी है, मेरे को 5 लाख रुपए मिल गए। अब लेकिन जो टूटी फूटी गाड़ी है उसका मालिक कौन है? कंपनी। ये नहीं है वो गाड़ी भी मेरे पास रहे और मैं कंपनसेशन भी ले लूं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसका मतलब ये होता है, इन अदर वर्ड, when insured is compensated for the loss or damage to property insured by him, the right of ownership of such property passes to the insurer. भाई मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरी एक मशीन पूरी जल गई,
कितने की मशीन थी वो? 3 लाख रुपए की। तो कंपनी ने 3 लाख रुपए मेरे को दे दिए, लेकिन वो जली हुई जो मशीन है ना, उसका ऑनर कौन है? कंपनी। वो उसको चाहे स्क्रैप में 10,000 का बेचे, चाहे 50,000 का बेचे, वो किसके हैं अब? इंश्योरेंस कंपनी की हैं। समझ आ रही है? और एग्जांपल ले लो इसका। आपकी गाड़ी चोरी हो गई, ठीक है, आपने एफआईआर करा दी, 3 महीने का टाइम होता है शायद, उसके बाद गाड़ी नहीं मिली, आपको कंपनी कंपनसेशन दे दिया, कंपनी ने गाड़ी की वैल्यू दे दी। अब क्या हुआ? 1 महीने के बाद गाड़ी मिल गई। अब उस गाड़ी के ऑनर तुम नहीं हो, गाड़ी का मालिक कौन होगा? इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि वो आपको उसकी पेमेंट कर चुकी है। यू अंडरस्टैंड नाउ प्रिंसिपल? व्हाटएवर वो उस समय मिल गया आपको, वो कंपनी के जो भी इंश्योरेंस कराया है, एक्चुअली क्या होता है वो, आप डेप्रिसिएशन कंसेप्ट समझते हो, अकाउंट्स के बच्चे हो, वो डेप्रिसिएशन होता रहते हैं। जब इंश्योरेंस करते हैं ना कभी भी, तो उसमें गाड़ी की वैल्यू लिखी जाती है। जैसे पहली बार आपने गाड़ी ली 10 लाख की थी, तो लिखा जाएगा 10 लाख। अगले साल मान लो 20% डेप्रिसिएशन हो गया, तो इंश्योरेंस कितने पे होगा? वो 8 लाख पे होगा, तो आपको 8 लाख ही मिलेंगे। उससे अगले साल मान लो 10% वैल्यू और गिर गई, इंश्योरेंस किस पे हुआ? 7,20,000 पे, तो आपको कंपनी ने वही पे करना है जिस वैल्यू के ऊपर इंश्योरेंस हुआ है, चाहे अब आपकी गाड़ी की वैल्यू उससे ज्यादा है चाहे वो कम है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्लियर है सबको? तो ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया, प्रिंसिपल सबरोगेशन। मैं क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारे क्वेश्चन को दोबारा पूछो। गाड़ी क्यों कम की थी? गाड़ी तो वैल्यू उतनी होगी तभी तो इंश्योरेंस किया कंपनी ने। कम वैल्यू का ज्यादा इंश्योरेंस कैसे करेगी गाड़ी? कंपनी आपकी वैल्यू से कम का इंश्योरेंस ही करेगी, ज्यादा का इंश्योरेंस क्यों कर देगी? पागल है कंपनी? कंपनी का दिमाग थोड़ा खराब हुआ कि 5 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस 8 लाख का कर देगी? वो तो वैसे भी अंडरस्टूड, अपने आप डेप्रिसिएशन होता जाता है हर साल, ये कि शुरू में ज्यादा होता है बाद में कम होता जाता है। वो तो वैल्यू हर बार गिर के ही इंश्योरेंस होता है, कंपनी बेवकूफ थोड़ा है। क्लियर? अब आता है सर अगला, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब ये प्रिंसिपल कहता है द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन द सेम वे एज ही वुड हैव टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। कहता है भाई इस प्रिंसिपल का मतलब है कि एक इंश्योरेंस को अपने सामान का उसी तरह से ख्याल रखना है कि जैसे उसने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ। मतलब मैंने आज गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, इसका मतलब गाड़ी जैसे मर्जी चलाऊं, ठुकती है ठुकने दो, इंश्योरेंस तो लिया हुआ है। मेरे घर में आग लग गई और लगने दे यार, छोड़ना, क्या लोड़ है बुझाने की, इंश्योरेंस तो कराया हुआ है। तो प्रिंसिपल कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए उस क्लॉज को बचाने की, और उसको ऐसे ही फील करे कि जैसे आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हो। गेटिंग? इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस करा लिया तो आप उसको रफली यूज कर रहे हैं और केयरलेसली यूज कर रहे हैं, नुकसान हो रहा है तो होने दो। जैसे कि यहीं पे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन की घर में फायर, आग लग जाती है, उसे फायर इंश्योरेंस ले रखे, उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए आग बुझाने की, चाहे बाल्टियां भर भर के डाले, चाहे इंश्योरेंस फायर वालों को, अपना फायर ब्रिगेड वालों को फोन करे, पड़ोसियों को बुलाए, ट्राई हिज बेस्ट कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जितना बचा सकता है उतना बचाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रिंसिपल था मिटिगेशन ऑफ लॉस। फिर आता है हमारा लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा कहता है द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कि आपको भैया जिस कार, किस रीजन के लिए, जिस काम के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है, अगर उसी रीजन से आपका नुकसान होता है तो कंपनी इंश्योरेंस पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। भाई फॉर एग्जांपल, मैंने सर लॉस इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस, तो कंपनी मेरा नुकसान कब पे करेगी? जब फायर से मेरा नुकसान हुआ है, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आई, उससे मेरी कंपनी का नुकसान हो गया, बिल्डिंग गिर गई या, तो सर कंपनी उसके लिए पे नहीं करेगी। बात समझ आ रहा है? कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब है इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन इंश्योरेंस कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन। आपने जिस कॉज के लिए इंश्योरेंस कराया है, फायर इंश्योरेंस कराया है, तो नुकसान किससे होना चाहिए? फायर से ही होना चाहिए, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज तो फिर आपको लॉस नहीं मिलेगा। एग्जांपल ले लेते हैं,
If a person has taken marine insurance policy for sending the wheat bags and on the way, if a rat spoil the wheat and no compensation will be given. Because under marine insurance, the cause of loss should be sea perils and not the rat. आपने मेराइन इंश्योरेंस कराया, अपना सामान आप भेज रहे हैं समुद्री जहाज के थ्रू। अब मेराइन इंश्योरेंस में क्या होता है कि पानी के कहीं भी कोई डैमेज होता है, पानी आ जाता है, जहाज के अंदर जहाज डूब जाता है, तो आपका क्लेम आपको मिलेगा। लेकिन व्हीट बैग को नुकसान किसने पहुंचाया? रैट ने डैमेज किया, कॉज वाज समथिंग डिफरेंट, तो वो पे नहीं करेंगे। अब उल्टा ले लो, ऑन द अदर हैंड इफ रैट मेक्स ए होल इन द शिप, उन चूहों ने शिप में होल कर दिया, अब उससे पानी आ गया, अब उसने व्हीट बैग स्पॉइल कर दिए, अब कंपोजिशन मिलेगा, बिकॉज लॉस इज ड्यू टू सी वाटर। नाउ यू अंडरस्टैंड, मेरा इंश्योरेंस क्या था कि अगर वाटर से डैमेज हुआ तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ये कॉस्ट था, तो कॉस्ट शुड बी द वाटर। अगर कॉस्ट कुछ और है तो कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा। क्लियर एवरीबॉडी? तो आई होप ये सातों प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बताऊंगा कल आपको। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।